इस संघ की जो शुरुआत है, इसका जो संस्थापक है वो प्रकृति है। कोई व्यक्ति अगर ये दावा करता है कि वो संघ का संस्थापक है, व्यक्ति की बात छोड़ो, कोई राजा अगर ये कहता है, अशोक जैसा सम्राट, कि संघ उसने बनाया है, तो भी बेकार की बात है। अगर बुद्ध भी ये कहते हैं कि संघ उन्होंने इजाद किया है, उन्होंने डिस्कवर किया है, उन्होंने बनाया है, उन्होंने क्रिएट किया है, ये भी गलत बात है। बुद्ध ने भिक्खु संघ के, भिक्खुनी संघ के और उपासक संघ और उपासिका जो हमें इनके नियम लिखित में या मौखिक में जो दिए, वो नियम उनसे जरूर आए हैं। पर संघ पहले से बाबा साहब की किताब पढ़ते हो, उसमें आपने देखा होगा सिद्धार्थ गौतम को सजा मिलती है जब वो युद्ध के लिए मना कर देते हैं, पानी के युद्ध के लिए, तो जो सजा देता है वो संघ देता है। इसका मतलब संघ पुराना है और संघ के जो नियम हैं वो प्राकृतिक हैं और संघ प्रकृति ने बनाया है। संघ प्रकृति ने इसलिए बनाया है क्योंकि जितने भी जानवर हैं पूरी दुनिया में, जितनी मधुमक्खियां हैं, जितनी मक्खियां हैं, जितनी मछलियां हैं, जितने पक्षी हैं, जितने शेरों के झुंड हैं, जितने हिरणों के झुंड हैं, जितने जानवरों के झुंड हैं और जितने मानव के झुंड हैं, क्योंकि मानव के पहले झुंडों में रहता था आदि मानव, वो प्रकृति से सीखा है और उसने ये जाना कि अगर इकट्ठे रहते हैं तो जिंदा रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं तो सुरक्षित रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं तो बच्चे हमारे बच जाते हैं। शेरों के जब झुंड आते हैं तो बच्चों को बीच में कर लेते हैं हिरण, और वो चारों तरफ सुरक्षा के लिए जो बड़े बड़े ताकतवर हिरण है वो खड़े हो जाते हैं लड़ने। जब शेरों के झुंड आते हैं तो भैंसों के बच्चे बीच में आ जाते हैं और शेर उन तक नहीं पहुंच पाते, जो कमजोर बूढ़े होते हैं वो उसको बीच में ले लेते हैं और शेरों के झुंड उनसे नहीं लड़ पाते, चले जाते हैं। और जब अकेला शेर कहीं घूमता है तो कुत्तों के झुंड उसको फाड़ के खा जाते हैं। इस झुंड को संघ बोलते हैं। ये संघ पूरी दुनिया में अगर सबसे पहले कहीं इसका कंसेप्ट मानव के अंदर आया और इसके नियम बनाए, तो वो हमारे जो महापुरुष हैं, जो हमारे महासमण हैं, जो हमारे लोग हैं, खुद से पहले किया बुद्ध के, उन्होंने बनाया। इसलिए जो भी संघ चलता है पूरी दुनिया में या पूरी दुनिया में जितने भी संघ हैं, वो सारे संघ हमारी कॉपी हैं, वो सारे संघ हमारे फोटोकॉपी हैं। हमारे यहाँ संगठन नहीं होता था, हमारे यहाँ कोई प्रधान नहीं होता था, हमारे यहाँ कोई जनरल सेक्रेटरी नहीं होता था, हमारे यहाँ कोई सचिव नहीं होता था, और हमारे यहाँ कोई जाति भी नहीं होती थी, हमारे यहाँ कोई वर्ण भेद भी नहीं होता था। हमारे यहाँ सिर्फ दो शब्द चले थे, एक समण और एक वमन। ये समण लोग थे, जैसे आज आप सारे यहाँ जितने बैठे हैं अपने आप को भारतीय बोलते हैं, पर भारतीय से पहले हमारी पहचान क्या थी कोई नहीं बता सकता इतिहासकार, क्योंकि आपकी वो पहचान गुम कर दी गई, खत्म कर दी गई। आपको पता ही नहीं कि आपकी जो राष्ट्रीय पहचान है वो क्या थी। भारत शब्द तो तब का है जब बुद्ध ने इसके अंदर आभा भरी और ये आभा में रथ हुआ। जब पूरा ये क्षेत्र आभा में रथ हो गया तो आभा रथ को भारत बोलते हैं, तो ये भारत बना। पर भारत से पहले क्या बोलते थे? ऐसा नहीं हो सकता कि सम्राट प्रियदर्शी अशोक महान के जब पूरा का पूरा उन्होंने सारे के सारी हमारा सबसे बड़ा क्षेत्र बनाया जिसको महाभारत बोलते थे, इसमें नेपाल आता है, इसके अंदर बर्मा आता है, इसके अंदर ईरान का क्षेत्र आता है, अफगानिस्तान आता है, बांग्लादेश आता है, पाकिस्तान आता है, श्रीलंका आता है। इतने बड़े क्षेत्र का जो प्रियदर्शी सम्राट धम्मचक्र बंतु, धम्मचक्र मतलब धम्म का चक्र चलाते थे, सम्राट अशोक अगर थे तो हम अपने आप को क्या बोलते थे? ये आपको कोई नहीं बताने वाला। ये इसलिए नहीं बताने वाला क्योंकि इस शब्द में आपके देश के मालिकाना हक की खुशबू आती है, आपके देश के मालिकाना हक होने की और आपके जेन्युइन मालिक होने की इसके अंदर पूरी पूरी कुंजी है। क्योंकि जब आप ये कहते हो कि हमारी पहचान उस समय क्या थी, तो हर चीज खत्म हो जाती है। आपकी जाति खत्म हो जाती है क्योंकि जाति उस समय थी नहीं, आपका भेद खत्म हो जाता है क्योंकि भेद खत्म उस समय था नहीं। और आपको अचानक याद आता है जब आप हमारे होनहार इतिहासकार जो अकेंद्र जी जो उन्हें खोज की छह में लगातार लगे, वो बताते हैं कि यहाँ 7 प्रकार के समूह हुआ करते थे जो मैगजीन्स में हिंदी का बुक में लिखे हुए और नेट पर अवेलेबल है। इसलिए समण शब्द को कोई नहीं बताता। और हमारे जितने भी संगठन चलाने वाले लोग हैं और जितने भी ऐसे लोग हैं जो समाज में काम कर रहे हैं, वो समण नाम से खबरा जाते हैं।
पर इतना महान समण शब्द गया कहाँ? क्योंकि शब्द बदले गए हैं या बिगाड़े गए हैं। जो बिगाड़ा गया है, जो बदला गया है, आपने देखा होगा हमारे जो इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि दो तरह की संस्कृति होती है। संस्कृति का दो तरह के लोग हैं। वो कहते हैं एक होते हैं ब्राह्मण और एक होते हैं श्रमण। ये जो ब्राह्मण शब्द है आपको पूरे भारत में मिलेगा। आप केरल में चले जाओगे आपको केरल का ब्राह्मण मिलेगा, आप तमिलनाडु में जाओगे तमिलनाडु का ब्राह्मण मिलेगा, आप अगर बिहार जाओगे बिहार का ब्राह्मण मिलेगा। उनकी भाषाएं अलग है पर वो अपने आप को ब्राह्मण बोलते हैं, ब्राह्मण बोलते हैं। तो जब ब्राह्मण आपको मिलता है तो समण कहाँ गया? क्योंकि अगर ब्राह्मण है ब्राह्मण है तो समण भी होगा। 135 करोड़ लोगों में से अगर चंद लोग ब्राह्मण हैं तो बाकी लोग समण हैं, वो कहाँ गए? उनकी पहचान कहाँ गई? ये 120 करोड़ से ज्यादा लोग जो एक साथ एक परिवार के हैं, इनका वो शब्द कहाँ गया? वो शब्द गया नहीं, वो आपकी आंखों के सामने बदल दिया। कह दिया आप सारे लोग श्रमण हैं। और क्या कह दिया? श्रमण का मतलब होता है श्रम करने वाला। और क्या डाला दिमाग में? जन्मजात श्रम करने वाले श्रमिक लोग। और क्या कह दिया? श्रम कार्ड, श्रमदान, श्रम मंत्रालय, श्रमिक, ये चीजें, यानी कि मेहनत भी करो और दान भी करो। या आइडेंटिफाई कर दोगे तुम जन्मजात श्रमिक हो, उसका कार्ड बनवाए। पर अगर आप बाबा साहब की बात मानोगे और बाबा साहब के अनुसार उनका 16वां वॉल्यूम पढ़ोगे, ये 16वां वॉल्यूम जरूर पढ़ना चाहिए। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने एक किताब 16वां वॉल्यूम में दी है। ना तो वो जो किताब देके गए मराठी की डिक्शनरी देके गए, ना वो इंग्लिश की देके गए, ना वो फ्रेंच की देके गए, ना वो जर्मनी की देके गए, ना वो संस्कृत की देके गए, वो पाली की डिक्शनरी देके गए। और उस समय देके गए जब पाली को कोई नहीं जानता था पाली क्या है क्या नहीं है। तो इतने महान व्यक्ति का जो आखिरी भारत के नंबर 1 के ज्ञाता है, अगर 16वां वॉल्यूम पाली का देके जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अंग्रेजी में लिख रहा हूँ और अंग्रेजी पढ़ना, तो 16वां वॉल्यूम कोई खतरनाक चीज है, कोई बढ़िया चीज है जिसको वो जान लेते उसमें आपको श्रम शब्द नहीं मिलेगा, श्रमिक नहीं मिलेगा, आपको श्रम संस्कृति नहीं मिलेगी, आपको मिलेगा श्रमण। और जब आप श्रमण शब्द में जाओगे तो आपको पता चलेगा, जब मैगजीन्स की इंडिका में जाओगे कि श्रमण राजा थे, तो सम्राट अशोक महाश्रमण राजा थे, तो सारे किसान श्रमण थे। तो पत्थरों पे जब अशोक ने लिखवाया तो जो लिखने वाले लोग थे वो कौन थे? श्रमण। और उनको पढ़ने वाले लोग कौन थे? श्रमण। और जितने भी यहाँ इंडस्ट्री हुई और जो सुदत्त जैसा व्यापारी जिसको नाथ पिटक बोलते थे, जो 26% GDP पूरा इंडिया चलाता था, वो व्यापारी कौन था? श्रमण। और व्यापारी की जो औद्योगिक इकाई थी जिसमें धनुष, तीर कमान, गाड़ी, रथ, कपड़ा, रेशम वगैरह सारा बनता था, इसको बनाने वाले मैन्युफैक्चरर कौन थे? इंडस्ट्रीज कौन थे? श्रमण। तो किसान कौन थे? सारे कृषक कौन थे? श्रमण। तो खेत किसके थे? श्रमणों के। तो राजा कौन था? राजा कौन था? सम्राट अशोक, श्रमण। तो सेनापति कौन था? श्रमण। तो जो दुनिया का नंबर 1 जो ज्ञान देने वाला व्यक्ति है, जो पूरी दुनिया में फेमस है, वो कौन था? बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम, श्रमण। ये श्रमण ही श्रमण सारे भरे पड़े हैं और सारा काम हमारा है, सब कुछ हमारा है। तो अगर आपको पता चल गया कि आप श्रमण हो तो मालिक का नाम दोबारा से वापस आ जाएगा। इसलिए उसको बदल के श्रमिक कर दिया। वो शब्द पाली में नहीं है और हमारे दिमाग में डाल दिया और श्रमण गायब कर दिया, श्रमण शब्द ही खत्म कर दिया। पर श्रमण भ्रमण 2 शब्द लगातार पुराने संघ, पुराने शुद्ध पिटक, पुराने त्रिपिटक, पुराने धम्मपिटक, पुराने धम्मपद, पुराने विनय पिटक में लगातार चलते हैं, श्रमण और भ्रमण। तो वहां से खत्म नहीं हुआ। ये शब्द वहां के शब्द हैं। इसलिए बाबा साहब की सारी बात पत्थर की लकीर है जो उन्होंने लिखा हुआ है, ये सब उनका कमाल का है। और ये छोटी सी किताब है 16वां वॉल्यूम, इसको जरूर पढ़ना चाहिए और इसको देखना चाहिए। तो जो श्रमण है और जो संघ है, इसकी दिक्कत कहाँ आ रही है? इसकी दिक्कत ये आ रही है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कहा हमको कि आपको एजुकेट करना है, आपको एजुकेट होना है और आपको ऑर्गेनाइज होना है। पर हमारे जो लोग हैं वो बाबा साहब को समझे नहीं। अंग्रेजी में उन्होंने डिक्शनरी में देखा और उन्होंने देखा कि ऑर्गेनाइज का मतलब संगठन है, जो हिंदी वाले लोगों ने बदल के लिखा हुआ है।
पर पानी की डिक्शनरी आप उठाओगे तो उसमें संगठन का मतलब बड़ा खराब बेकार और घटिया है। जब हम ये कहते हैं ना कि यहाँ दो भाइयों में ठन गई, इनमें आपस में ठन गई, तो ठनने का मतलब लड़ाई होती है। और जब संग संग रहने वालों में ठन जाए तो कहते हैं संगठन, यानी साथ साथ रहने वालों में ठन गई, लड़ाई हो गई। तो संगठन का मतलब होता है साथ साथ रहने वालों में लड़ाई होना। ये सब तो पाली में नहीं है, पाली में सिर्फ संग है, और संग को बाद में गै से बना के संग था। माँ कहती है अरे बच्चों संग रहना, पिता कहते हैं अरे बेटा कुंडली में संग संग रहना, हमारे संत कहते हैं संगत में रहना, संग संग रहना, साधु संगति करो, संग संग रहना। और बाबा साहब कहते हैं ऑर्गेनाइज का मतलब है कि सारे छोटे छोटे टुकड़े सब सेंटर में एक साथ रहेंगे। इसका मतलब अंग्रेजी में ऑर्गेनाइज, आप चेक करना। तो बुद्ध क्या कहते हैं? बुद्ध कहते हैं संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। और हमारा पूरा भारत और भारत महाभारत और पूरी दुनिया लड़ती है इस बात को कि हमको आदेश मिला हुआ है कि संघ की शरण में जाना है, और रोज लड़वाते हैं हमको, और रोज लड़ने वाले भी हैं। पर संघ की शरण में नहीं जाते, क्योंकि वो क्या करते हैं, उन्होंने ये सोचा कि संघ तो जो दूसरे लोग लेके उनका संघ है, भाई उनका संघ नहीं है, संघ आपका है, संघ भारत का है। संघ के नियमों को पूरी दुनिया ले जा सकती है, फायदा पा सकती है, पर संघ के मालिक आप हो, और आपको तो रोज आदेश है संघं शरणं गच्छामि। तो संघ में जाते क्यों नहीं हो? क्या कारण है संघ में जाने का? संघ में जाने से परहेज क्यों कर रहे हो? क्या दिक्कत है? तो इस बात को बहुत सारे विद्वानों ने जाना, और संघ बहुत सारे विद्वान हैं इस संघ के पीछे। मैं तो सिर्फ एक आवाज आपको सुना रहा हूँ जो भी है, पर इसके पीछे बहुत पुराने विद्वान है। साहब काशीनाथ जी के समय के बहुत लोग लगे पड़े हैं जिन्होंने संघ की परिकल्पना को पूरी तरह से ठोक बजा के देखा हुआ है, और बहुत सारे लोग लगे पड़े इसके अंदर। तो ये पाया कि जिन लोगों का संगठन था वो संगठन का कंसेप्ट हमने ले लिया, हमें दे दिया, और जो हमारा संघ का कंसेप्ट था वो लोग लेके चले गए। तो संगठन का जो कंसेप्ट है उसको समझ लो क्या है। अगर उसको समझ लोगे तो जिंदगी में संगठन नहीं बनाओगे। संगठन का मतलब तो संग संग रह के तुम्हें ठन दी है, वही है। संगठन का जो स्ट्रक्चर है वो व्यक्तिवाद पर है, वो प्रधानवाद पर है, वो जनरल सेक्रेटरी बात पर है, वो नेतावाद पर है, वो एकलवाद पर है, वो संगठनवाद पर है। उसके अंदर जब स्ट्रक्चर बनता है तो सबसे पहले कुछ मालिक बनते हैं, उनका मालिकाना हक होता है, वो रजिस्ट्री कराते हैं, रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके वहाँ कैशियर वगैरह होते हैं, और वो पूरा डिसीजन लेते हैं। उसमें आपकी जरूरत नहीं है, उसमें मेरी जरूरत नहीं है। किसी भी संगठन में कभी भी कोई आदमी वोटिंग नहीं कराता, ना ही पूछता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। ये मनुस्मृति का स्ट्रक्चर है। मनुस्मृति कहती है कि एक राजा होगा, उसके हाथ में सब कुछ होगा, एक उसका सेनापति होगा जो राजा के कहने पे प्रजा की गर्दन काट देगा, और प्रजा दरवाजे पे खड़ी 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 फरियाद करती रहे। राजा की मर्जी, राजा खुश हो गया तो गले का हार उतार के दे दे, और राजा नाराज हो गया तो हाथियों से कुचलवा मरवा। उसमें प्रजा की सुनवाई नहीं है। ये सिस्टम भारत का सिस्टम नहीं है। अगर ये सिस्टम भारत का होता तो सिद्धार्थ गौतम के जो पिताजी हैं शुद्धोधन, उनके यहाँ 1000 हल चला करते थे, इतनी जमीन थी उनके पास, और उनके बेटे को सजा हो गई, वो तो क्या से क्या करते थे। और संघ सुप्रीम होता है, संघ सबसे बड़ा होता है, संघ सर्वोपरि होता है, इसलिए सजा लेनी पड़ी खुद को, सिद्धार्थ गौतम को, और सजा की माफी दी। शुद्धोधन भी कुछ नहीं कर पाए, जबकि राजा पसंदीद उनके दोस्त थे, फिर भी संघ के आगे नतमस्तक होना पड़ा, जाना पड़ा। तो ये संघ की ताकत होती है। पर संगठन में तो जो राजा ने कह दिया, जो प्रधान ने कह दिया, जो अध्यक्ष ने कह दिया, जो उसके मालिक ने कह दिया, बस बात खत्म हो गई। तो यहाँ बाबा साहब की बात को समझकर सब लोगों ने बड़े अच्छे के लिए, ऐसा नहीं है कि उनका मन अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करना चाहते, ऐसा नहीं है कि वो हमारा वेलफेयर नहीं करना चाहते, पर उन्होंने मनुस्मृति का स्ट्रक्चर उठाया, और वो आसान स्ट्रक्चर था, क्योंकि संघ में सबकी बात सुननी पड़ती है, सारा डिसीजन कंबाइंड होता है, पर संगठन में तो एक लोग डिसाइड कर लेते हैं। तो वो जो उन्होंने स्ट्रक्चर उठाया, और स्ट्रक्चर उठा के जो संगठन बनाया, उस संगठन का नाम ही है कि संघ संगठन होना है, वो टूटने हैं। उनकी नियत ये है कि वो हमेशा टूटेंगे, वो हमेशा टूटने के लिए बने हैं, ये उनका अंतिम रिजल्ट है। क्योंकि संघ के अंदर बहुत सारी चीजें नहीं होती, और संगठन में वो सारी चीज होती है। जैसे
संघ कभी भी चंदा नहीं लेगा, ना संघ ने पहले कभी चंदा लिया, ना कभी अब लेगा। जीवन में पब्लिक से चंदा नहीं लेगा। तो काम कैसे करेगा? सब लोग पहले आते थे, ऐसे ही नीचे बैठते थे, अपना अपना खाना लेके आते थे, जो समस्या है वो भूली जाती थी। एक आदमी को वो चुन लेते थे कि भाई एक आदमी सिर्फ जैसे आज एंकर है कि मीटिंग चलाएगा, तो वो मीटिंग चलाता था। आज आप बोलो आपका क्या है, आप बोलो क्या, ये सारे नियम उन्होंने लिखे हुए हैं। और वो सारा का सारा जो सिस्टम है वो संघ पे चलता था। बहुमत से डिसीजन होते थे, उसमें अधिकरण भी था। विवाद हो जाए तो 7 प्रकार से विवाद को ठीक करना है। कोर्ट का जो पहला नियम है बुद्ध ने बनाया, बुद्ध ने पहला न्यायाधिकरण बनाया, पहली जुडिशरी कोर्ट ने बनाई, कोर्ट ने पहले जज बनाए और जज के नियम बुद्ध ने बनाए। ये सारी चीजें वहां चली। तो जो संगठन का जो स्ट्रक्चर है वो हमारा नहीं है, इसलिए उसके रिजल्ट उसको जाते हैं जिसका वो स्ट्रक्चर है। यानी संगठन का जो परिणाम आएगा वो हमेशा मनुस्मृति के फेवर में जाएगा। हमेशा मनुस्मृति जीतेगी जब भी संगठन में काम होगा, तो जब भी संगठन। यही कारण है कि 70 साल में 29 लाख संगठन बने और बाबा साहब ने जितने भी अधिकार लेके आए थे वो सारे चले गए और वो रुक नहीं सकते। अगर संगठन रहेंगे तो वो सब जाएंगे। इसलिए संगठन वालों को बताया गया कि भाई आपका जो स्ट्रक्चर है, आपकी कमी नहीं है, आपने तो बड़े मन से काम किया और हमें जो आदेश दिया कि पैसा दे दो, हमने दिया, चंदा दे दो, हमने दिया, वहां खड़े हो जाओ, हम खड़े हुए, पर परिणाम नहीं आ सकते। आप पूरे जितने गढ़ जाना बढ़ जाना और संगठन में परिणाम नहीं आ सकते, कभी नहीं आ सकते, क्योंकि उसका रिजल्ट अंतिम जो है वो टूटना है और वो अपने मालिक के फेवर में जाएगा। यानी संगठन हमेशा अपने मालिक के फेवर में रिजल्ट करेगा। ये ठीक ऐसे है जैसे एक कुत्ता आपने पाल लिया और पालतू कुत्ता आपका है, वो किसी के साथ चला जाए, मगर जैसे आप उसका नाम बुलाओ तो वो दौड़ के आपके पास आ जाएगा। वो रहेगा आपके फेवर में, वो काटेगा उसको जिसके साथ जा रहा है, आपको नहीं काटेगा कभी। वैसे ही संगठन के रिजल्ट उसको जाएंगे जिस पे वो आधारित है, और वो आधार हमारा नहीं। पर संघ के रिजल्ट जब हैं वो हमारे फेवर में है, वो हमारे फेवर में जाएंगे। संघ हमेशा हमारे फायदे के लिए काम करेगा, क्योंकि संघ हमारा मूल स्ट्रक्चर है और संघ हमारी जान है। इसलिए संघ के अंदर कभी भी चंदा नहीं लिया जाता, पर संगठन बिना चंदा के चल नहीं सकता। संगठन में कभी परिणाम नहीं आ सकते और संघ बिना परिणाम के हो नहीं सकता। ये बेसिक अंतर है। और हमारे यहाँ जो संघ चलता था, जब तक हम संघ में रहे तब तक हम सुरक्षित रहे। आज हमें ये बार बार बताया जाता है कि हम जितने लोग हैं कि सारे के सारे इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ। सारे संगठन कहते हैं इकट्ठे हो जाओ। तो इस बात को तो जानते हैं कि इकट्ठा होना ही हमारा सबसे बड़ा फासला है कि हम जीतेंगे, पर वो खुद नहीं मानते इस बात। सारे संगठन कहते हैं इकट्ठे हो जाओ, पर खुद नहीं इकट्ठे हो। तो हमारे जो 29 लाख संगठन हैं उनसे हम कई सालों से निवेदन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग निवेदन कर रहे हैं, अरे भाई अब तो इमरजेंसी आ गई, अगर अब इकट्ठे नहीं हुए तो अब मारे जाएंगे। तो उनको बुलाया, उनकी दावत की, उनको बुलाया, उनसे कहा कि इकट्ठे हो जाओ। पर उन्होंने कहा कि इकट्ठा होना तो ठीक है, बहुत बढ़िया है, पर वो इकट्ठे होने के लिए कुछ अनबने से हैं। तो हमने कहा कि दिक्कत क्या है? उन्होंने कहा कि इकट्ठे होकर संगठनों का नेता कौन बनेगा? भाई आप बन जाओ नेता, जिसको बनना है बन जाओ, हमें तो बनना नहीं, हम तो पब्लिक है, पर आप इकट्ठे हो जाओ। तो उन्होंने बहुत दबाव में कहा कि संगठनों का एक झुंड बना के फिर एक नया संगठन बना लेते हैं। भाई संगठन से बात नहीं बनेगी। आप संगठन खेलना इसको बंद करो, क्योंकि संघवाद हमारी पूंजी है, संघवाद से हम जीतेंगे। और वो नेता भी नहीं चुन पाए, वो आपस में इकट्ठे नहीं हो पाए। उन्होंने कहा कि आप ही नेता चुनो। अब हम तो पब्लिक हैं, हम उनका नेता कैसे चुने? जिसको आप नेता चुनोगे बाकी भाग जाएंगे। तो हमने ये तय किया और ये बात की कि भाई हमारी जान कैसे बचे। तभी 2 अप्रैल 18 की घटना घटी और 2 अप्रैल 18 में हमारा जो एक अधिकार था, जो हमारा संविधान का एक पेज था, वो फाड़ के फेंक दिया। और उस संविधान के पेज को जोड़ने के लिए हमने सबसे निवेदन किया। जो हमारे लोग हैं पार्लियामेंट में बैठे हैं, विधानसभा बैठे हैं, उनसे निवेदन किया। जो संगठनों के लोग हैं उनसे निवेदन किया। जितने भी लोग हैं सारे जो हमारे अगुवा होते हैं उनसे निवेदन किया, पर कोई नहीं आया। तो जितने लोग थे जान बचाने के लिए खुद ही सड़कों पर आ गए। सब सड़कों पर आ गए हैं, जितने लोग बैठे हैं सब सड़कों पर आए। सड़कों पर आने का रिजल्ट क्या होगा? आपने देखा कि ना तो आपने पार्लियामेंट में अर्जी दी है, ना आपने गुहार लगाई, ना आपने कोई लेटर दिया। आप सिर्फ सड़कों पर खड़े हुए 4 घंटे के लिए और संविधान को ये पता चल गया, अरे ये तो संघ है, ये तो संघ है। उस दिन ना कोई कास्ट थी,
ना उधर कोई संगठन था, ना उधर कोई राजनीतिक पार्टी थी, ना उधर कोई नेता था। तो इसका मतलब हमारे खून में संघ है, इसका मतलब हम इकट्ठा होना जानते हैं। इसका मतलब बाप दादाओं की जो पूंजी है हमारे पास जमी पड़ी है, हम उस पूंजी का इस्तेमाल नहीं करना जानते। अगर अचानक हो गई हो तो हमको ये समझ में आ गया, भाई बाबा साहब ने ये कहा था कि शक्ति तो वी द पीपल में है, संविधान में नहीं है। संविधान तो वी द पीपल से होता है, इसलिए वी द पीपल अगर सड़क पे आ जाते हैं तो संविधान कहता है कि संघ आ गया, बहुमत आ गया, ले जाओ अपना अधिकार। और संविधान ने बिना मांगे हमको हमारा अधिकार दे दिया। तो 4 घंटे के लिए अगर संघ में आए तो एक अधिकार बच गया, और अगर हमेशा के लिए संघ में रहोगे तो सड़क पर नहीं जाना पड़ेगा, फिर सड़क पर नहीं आना पड़ेगा। क्योंकि जिनके संघ होते हैं वो कभी सड़क पर नहीं आते, वो कभी डिमांड नहीं करते। आप भारत में देख लो, जो सिखों का संघ है वो सड़क पर नहीं आता, उनकी सरकार वहां हो या ना हो उनके काम होते हैं। आप जाटों का संघ देख लो, हरियाणा में उनकी सरकार नहीं है पर उनकी चलती है। आप दुनिया के किसी भी लोगों का संघ देख लो, वो सड़क पर नहीं आते। सबसे ज्यादा सड़क पर हम ही आते हैं, और हमसे ज्यादा कोई एजुकेशन करता नहीं, पर परिणाम नहीं आते। परिणाम इसलिए नहीं आते क्योंकि संघ में नहीं आते, संगठन में आते हैं, और संगठन के परिणाम उनके फेवर में जाते हैं, वो कभी हमारे फेवर में नहीं आ सकते। कोई व्यक्ति कहे कि संघ ने ये काम किया, वो काम किया काम माना जा सकता है, पर अगर आप पूरा देखोगे तो 70 साल में सारे अधिकार चले गए, संविधान भी चला गया, रोजी रोटी चली गई, व्यापार चला गया, किसान खेती चली गई, मजदूरी चली गई, नौकरी चली गई, वैकेंसी चली गई, सरकारी डिपार्टमेंट चले गए, और तो और जो देश में रहने का अधिकार है उसमें भी लाले पड़ने वाले हैं। ये सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि हम संघ में नहीं हैं। तो बहुत सारे जो बुद्धिजीवी हैं, बहुत सारे जो लोग हैं, वो देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं कि संघ कैसे काम करता है, कैसे नहीं करता। तो बहुत सारों को तो यकीन नहीं हो सकता कि ये संघ हमारा है और हम भी है, तो उनको यकीन कराना पड़ता है। अरे भाई हमारा ही संघ है, पढ़ लो, लिख लो, देख लो, संघ तो हमारा ही है। अब इसको समर संघ कह रहे हैं क्योंकि अब बमण ने भी अपना संघ बना लिया है, इसलिए इसको संघ पूरा न कहकर समर संघ बोल रहे हैं, समरों का संघ है। तो वो कहते हैं, क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ये जो समर संघ है इसका मालिक कौन है, इसको चला कौन रहा है, ऐसा पूछते होते। तो क्या कहता है धम्मपद, क्या कहता है हमारा त्रिपिटक, क्या संघ के मालिक बुद्ध थे? जितने जानकार है वो सब कहते नहीं, बुद्ध संघ के मालिक नहीं थे। जिन्होंने नियम बनाए दिए वो भी बुद्ध उसके मालिक नहीं है। क्या उन्होंने किसी को संघ का मालिक बनाया? क्या आपने कभी पढ़ा कि संघ का मालिक बुद्ध ने किसी को बनाया हो? क्या आपको किसने ये समझ आया कि बुद्ध को किसने संघ का मालिक बनाया हो? क्या पूरे इतिहास में जो हमारा संघ है वहां से लेकर आज तक कोई संघ के मालिक का एक भी नाम है? संघ के मालिक का आपको एक नाम नहीं मिलेगा। इसका मतलब संघ के अंदर व्यक्ति नहीं होगा। कितने व्यक्ति आए और कितने चले गए, कितने आए और कितने चले गए और चले जाएंगे, पर संघ का मालिक व्यक्ति नहीं हो सकता। ये इसका नियम है, ये इसका आधार है। इसलिए संघ का मालिक जो त्रिपिटक कहता है, जो सुत्रिपिटक कहता है, जो बुद्ध ने बनाया नियम और जो पहले चला रहा है, संघ का मालिक संघ रहेगा, हमेशा संघ रहेगा। इसलिए संघ अजय है, इसलिए संघ अमर है, क्योंकि संघ का कोई बिगाड़ेगा। कोई व्यक्ति आना चाहे आ जाए, कोई जाना चाहे जाए। तो संघ किसका है? संघ हर उस व्यक्ति का है जो भारत में समण है, जो भारत का समण है और विदेश में जा रहा है, जो विदेश में रहता है। जो समण है यानी जो गमण नहीं है, वो सारे समण हैं और वो सब इसके मालिक हैं, इसके जन्मजात सदस्य हैं। तो उनकी सदस्यता को कोई नहीं रोक सकता, वो पैदाइश से है। इसलिए 29 लाख जो हमारे इतने संघ हैं उनसे ये कहते हैं कि भाई संघ सबका है, संघ आपका भी है, संघ उस व्यक्ति का है, सबका है। तो जो माँ के पेट में अभी बच्चा पैदा होने वाला है उसका भी संघ है, वो भी उसका मेंबर है। और जो बूढ़ा हमारा मरता है अस्पताल के अंदर, उसका भी संघ है, वो भी मेंबर है, चाहे भले ही वो अभी एक्टिव है या नहीं है। तो जो आप लोग हो वो सारे एक्टिव हो, तो काम करने लगे हो, और बाकी लोगों को तो खबर ही नहीं गई अभी। इसलिए खबर नहीं गई तो उनको पता नहीं कि समर संघ क्या है क्या नहीं, क्योंकि समर संघ को बताने में थोड़ा सा टाइम लगा, पर लोगों ने बहुत चीजें समझ लिया। तो समर संघ की जो मेंबरशिप है वो जन्मजात है। यहाँ समर संघ का जिंदगी में कभी रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता, ना ही इसका बैंक अकाउंट हो सकता है, क्योंकि पहले इसका कभी रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं। और समर संघ तो पूरा देश है,
तो समण लोग पूरे देश के मालिक हैं, ये रजिस्ट्रेशन लोगों का करेंगे या कोई इनका करेगा? इसलिए समण संघ का कभी रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता, समण संघ का कोई मालिक नहीं हो सकता। और समण संघ जो चलती है, इकाई चलती है, वो समणों के द्वारा, संघ के द्वारा चलती है। इसलिए जो इसमें काम करते जाते हैं वो काम कर रहे हैं, और जो काम नहीं कर रहे हैं वो काम करने के लिए आ जाएंगे, पर मेंबर इसके सारे के सारे। तो क्या समण संघ में व्यक्तिवाद हो सकता है? समण संघ में कभी भी जिंदगी में व्यक्तिवाद नहीं हो सकता। समण संघ में कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ेगा, समण संघ का कोई नेता नहीं हो सकता। और समण संघ का अगर कोई नेता घोषित किया जाता है तो ये संघघात है, ये संघघात में आता है। और संघघात की सजा समण संघ में बहुत कठिन होती है, इतनी कठिन होती है कि गौतम को निकाल दिया। जैसे हमारी पंचायतों में कहते हैं इसका हुक्का पानी बंद और इसको राज्य से बाहर, वो हमारे समण संघ का पुराना नियम है। तो समण संघ के अंदर कभी भी किसी हालत में कोई भी समण संघ को राजनीति में नहीं लेके जा सकता, क्योंकि समण संघ कभी भी राजा के पैरों में नहीं पड़ा होता। उस समय भी बुद्ध जब समण संघ का पूरा सिस्टम बैठा करते थे, बातचीत होती थी, और उससे पहले भी तो पसंदी राजा बुद्ध के सामने, संघ के सामने बैठा था और संघ से पूछता था मुझे ये काम करना है, ये नियम है, आप बताएं कैसे करें कैसे। यानी राजा भी, राजा होते हुए भी पसंदी संघ से पूछा करता था कैसे काम होना है, कैसे। संघ अपनी राय देता था, बहुमत से होता था। इसलिए समण संघ जीवन में कभी भी पॉलिटिक्स नहीं जाएगा, कभी। और बाबा साहब कहते हैं कि पॉलिटिक्स में जाना है तो समण संघ नहीं जाएगा, समण लोग जाएंगे, समण लोगों को जाना चाहिए, क्योंकि 120 करोड़ लोग हैं। और जो पार्लियामेंट की व्यवस्था है और जो पार्लियामेंट में चलता है वो क्या है? वो है भारत गणराज्य संघ। वो भी बाबा साहब ने बनाया है, और बाबा साहब ने साफ साफ कहा है कि मैंने ये सारा सिस्टम अपने पुराने संघ से उठा के बनाया है, उसमें सारे वही नियम हैं। इसलिए हम संविधान को अपना नेता बोलते हैं, क्योंकि संविधान उसकी प्रिंटी कॉपी है, उसकी फोटो कॉपी है, मॉडर्न फोटो कॉपी है। उसमें शुद्ध पिटक बोलते हैं, इसमें आर्टिकल बोलते हैं, और सारे नियम वैसे जो वैसे हैं। समझ में नहीं आती, पर समझ लो जो पुराना संघ है वो संविधान में नए रूप में बाबा साहब ने दिया है। कुछ नियम उसमें नहीं दे पाए क्योंकि बहुमत उनके हाथ में नहीं था, वो सब आप पूरे कर लेना, कोई समस्या नहीं है। पर भारत गणराज्य संघ का जो संविधान है वो संघवाद पे आधारित है, और वो समण संघों का ही संविधान है। इसलिए उस संविधान को बहुत सारे लोग विसंविधान में बदलने की कोशिश कर सकते हैं, कर रहे हैं। संविधान का मतलब है जो धारण किया है समता के साथ विधान, और विसंविधान का मतलब है जिसमें विष भरा हुआ है और जो असमानता पे आधारित है। तो वो जो नियम थे सारे सारे वो संविधान से उठा के, सारे नियम त्रिपिटक से उठा के संविधान में डाले। इसलिए हम संविधान को अपना नेता बोलते हैं, और इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो संघवाद है, भारत गणराज्य संघवाद है, और जो पुराना संघवाद है वो एक संघवाद है। इसलिए दोनों में कोई अंतर नहीं है। पर इस संघवाद को कायम करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, रखने के लिए संघ होना चाहिए। अगर संघ नहीं है तो संघवाद वीक पड़ जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा। तो संघ कहाँ है? 29 लाख संघ तो हैं, पर संघ कहाँ है? संघ दिखाई नहीं दे रहा है। संघ हमारे खून में है, पर संघ सामने नहीं आता है। तो आज आप यकीन से कह सकते हैं, इसका खूब फोटो खींचना, इसका खींचना कि आज हम समण संघी, कल तो बहुत पैसा है, पर आज हम समण संघी हैं, हम समण संघ में हैं। संघ हमारा है, हम भारतीय हैं, हमारा भारत है, हमारा संघ है, हमारा समण संघ है। ये बात बड़े दावे के साथ आप कह सकते हैं, क्योंकि समण संघ की मीटिंग पूरे देश में, प्रदेश में लगातार बढ़ती जा रही है, लगती जा रही है। क्योंकि जब जब हमारी नस्लों पे खतरा आया है, जब जब हमारे एग्जिस्टेंस पे, जब जब हमारे बच्चों की गर्दन पे तलवार आई है, जब जब हमारी रोजी रोटी छिनी है, जब जब हमको एक साइड में करने की कोशिश की है, हमको संघ ने बचाया है। संगठन नहीं बचा सकता, संघ ने बचाया है। संगठन आपको हमेशा मारेगा, पर जीतेंगे वही जिनका संघ होगा। 10 मार्च को जो परिणाम आया चुनावों का, उसमें लोगों ने बहुत सारी बात कही, ऐसे हारे, वैसे हारे, ये से हुआ, वैसे हुआ, समण हारे, समण ये हुआ, समण साथ ये हुआ। पर किसी ने ये नहीं सोचा, अरे वो जो समण बमण का है भैया, उनका संघ है, तुम रोज चुनाव करा लो। जिनके पास संघ होता है वो रोज जीतेंगे, वो रोज जीतते हैं। और जिनके पास संघ नहीं होता, जिनके पास संगठन होते हैं और 29 लाख टुकड़े हों, वो तो रोज हारेंगे, वो तो हारे पड़े हैं, वो तो हारे हुए लोग हैं। तो संघ में आओगे तो चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संघ में आओगे तो संविधान अपने आप आपको इसका पहुंचा देगा। तो लोग कहते हैं कैसे पहुंचा देगा? अरे भैया 2 अप्रैल 18 को चुनाव लड़ा आपने,
2 अप्रैल 18 को क्या आपने कोई भाषण दिया? 2 अप्रैल 18 को क्या आप किसी नेता के पीछे गए? क्या 2 अप्रैल 18 को आपकी कोई संघ पार्टी ने एप्लीकेशन लगाई? आप संघ में थे, संविधान आपके घर आया और आपको आपका अधिकार देके गया। तो कहते हैं कि नहीं ये बात नहीं है, वो तो इत्तेफाक से हो गया था, ऐसे नहीं है। चलो कोई दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। तो जो किसानों की जो 3 बात थी, जो 3 उनके नियम आए, भाई वो किसानों को पसंद नहीं आए। तो जब तक वो 32 संगठनों में थे, सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी। और जैसे ही 32 संगठन एक साथ संघ में बदल गए और 1 साल तक लड़े, वहां कोई राजनेता नहीं आया, कोई पार्टी नहीं आई, कोई वहां पे धर्म नहीं आया, वो इकट्ठे हो गए, संघ हो गया, संविधान को पता चल गया, भाई माननी पड़ेगी बात, माननी पड़ेगी। और अनंत उनकी बात मानी गई। संघ में इतनी ताकत होती है कि आप तो सिर्फ इकट्ठे रहिए संघ में, आपकी हर बात संविधान मानेगा। आप व्यक्ति के पीछे मत जाइए कि व्यक्ति मानेगा नहीं मानेगा, संविधान मानेगा। संविधान को मानना पड़ेगा, क्योंकि आपके बाबा साहब ने जब संविधान लिखा और उसमें सब लोगों को, बाबा साहब अकेले थे, बाकी लोगों को कन्विंस किया और संविधान में बाकी लोगों का बहुमत लिया, तो ये बात पास कराई कि जिसकी जितनी संख्या भारी, संविधान में उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसको बोलते हैं वी द पीपल। संविधान को आप बदल सकते हो, वी द पीपल बदल सकते हैं, बहुमत से बदल सकते हैं, संघ बदल सकता है। संविधान में बहुत सारे लोग कहते हैं ये नियम चले गए, कोई डरने की बात नहीं है, चले गए। जब बहुमत से वो नियम बदल सकते हैं तो बहुमत से वो नियम आ भी सकते हैं। अगर आप इकट्ठे रहोगे, संघ में रहोगे तो वो नियम आ जाएंगे, और आप संघ में नहीं रहोगे तो जो कुछ नियम बचे वो भी चले जाएंगे। क्योंकि ये तो लड़ाई है, अधिकार किसको मिले किसको नहीं मिले, ये संविधान कहता है कि जो संख्या में भारी है उनकी बात मानी जाएगी और जो संख्या में कम है उनकी बात नहीं मानी जाएगी। तो बाबा साहब ने कहा है कि मैंने सच्चे मन से और पूरे भारत को एक मानते हुए और अपने भारत को महान मानते हुए मैंने नियम बिल्कुल जेन्युइन दिया है। मैंने पार्षद नहीं की, मैं बेशक अपने लोगों के लिए लड़ा, पर मैंने पूरे भारत और पूरी दुनिया को जो नियम दिया है वो नेचुरल नियम दिया है, जिसकी जितनी संख्या भारी ले जाओ उतनी हिस्सेदारी। तो बाबा साहब कहते हैं कि ईमानदारी के साथ आप अगर इकट्ठे होते हैं तो आपको आपका हिस्सा मिल जाएगा, और अगर आप नहीं इकट्ठे होते, संघ में आते हैं, तो संविधान में कोई गारंटी नहीं है कि आपको कुछ मिलेगा। कुछ रूखा सूखा मिल गया तो मिल गया, वो भी बहुमत वाले लोगों ने दे दिया तो दे दिया, अदरवाइज आपको मिलेगा। ये बात बिल्कुल स्पष्ट और नेचुरल है। इसलिए आपको संघ में आना है, और संघ में आने का समय इस समय सबसे अनुकूल है, क्योंकि अब हमारी नस्लें खतरे में हैं। अगर हम संघ में नहीं आए तो जैसे पहले बचे थे इस बार नहीं बचेंगे, पर आ गए तो जैसे पहले बचे थे वैसे तुरंत बच जाएंगे। क्योंकि संघ ये कहता है आज इकट्ठे होके आओ 10:02 पे और 10:03 पे सारे अधिकार ले जाओ, कोई देर नहीं है संविधान के अंदर, पर आप इकट्ठे हो गए। आप अगर 100 साल बाद इकट्ठे होगे तो संविधान कहेगा 100 साल बाद तो दूंगा आपको, मैं पहले कैसे दे सकता हूं। इसलिए जहां जहां लोग संघ में आएंगे वहां वहां संविधान उनको हक पहुंचा देगा। जब जब सारे इकट्ठे होंगे संविधान उनको हक पहुंचा देगा, और नहीं इकट्ठे होंगे तो आपके बाबा साहब का संविधान है, संविधान को कोसना मत। संविधान तो बिल्कुल ठीक है, फिर अपने आप को कोसना कि आपने अपने संगठनों के आकाओं से ये नहीं कहा कि भाई जब परिणाम नहीं आ रहे थे तो इसको बंद कर देते, संघ बना देते, इकट्ठे हो जाते तो बच्चे बच जाते। पर संगठन वाले जो लोग हैं उनके साथ कुछ दिक्कत है, पद, प्रतिष्ठा, मंच, माला, ये ऐसे लालच हैं। किसी को पद मिल जाए, क्योंकि 405 साल से पद नहीं मिला, पदों में पड़ा हुआ, पैरों में पड़ा हुआ है, पर पद नहीं मिला, तो उसको जब कोई पद मिलता है तो वो सोचता है कि मैं कुछ बन गया, वो उसी में खुश हो जाता है और अपने पद को और अपने संगठन को सबसे बड़ा मानता है। उसको ये मुकाबला हो जाता है कि मेरा पद और मेरा संगठन सबको बचा लेगा, पर ऐसा है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि भारत में कोई भी संगठन हो, कितना बड़ा हो सकता है, 1 लाख लोगों का, 2 लाख लोगों का, 10 लाख लोगों का, पर संविधान में बहुमत के लिए तो आपको अगर 140 करोड़ हैं तो कम से कम 71 करोड़ लोग चाहिए। अगर 71 करोड़ लोग हैं तो बात बनेगी। तो लोग कहते हैं अजी ये क्या बात हुई, जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हैं उनका बहुमत चाहिए। अरे भाई, पार्लियामेंट के अंदर किसी की हालत में अगर आप जाओगे तो वहां पार्टियां नहीं चुनी जाती, आपको तो पार्टियां जबरदस्ती पकड़ा दी गई हैं। संविधान पार्टियों को रिकॉग्नाइज नहीं करता, संविधान पार्टी नहीं जानता।
संविधान कहता है कि आपका प्रतिनिधित्व कितना है, वो किस पार्टी से, अकेला है, इंडिपेंडेंट है, वो वहां सिर्फ व्यक्ति खड़ा हो सकता है, चल सकता है। तो संविधान कभी भी किसी भी हालत में पार्टी को रिकॉग्नाइज नहीं करता। संविधान के आगे पार्टी की कोई वैल्यू नहीं है। संविधान के आगे प्रतिनिधित्व की वैल्यू है कि आपने कौन सा प्रतिनिधि भेजा है, और प्रतिनिधि की जो वैल्यू है वो आपसे है कि आपने भेजा है। पर आपका प्रतिनिधि अगर बदल जाए, आपकी बात ना माने, तो संविधान कहता है कोई दिक्कत नहीं है, देश आपका है, आप जब चाहे उसको कर सकते हैं, आ जाइए, बता दीजिए मुझे। तो बताने के दो तरीके हैं। आजकल जो हमें तरीका बताया जाता है वो ये है कि सड़क पे आइए, तब संविधान को पता चलेगा। पर दूसरा तरीका ज्यादा तगड़ा है। दूसरा तरीका ये कहता है कि आप संघ में रहिए, इकट्ठे रहिए, और संविधान को अपने आप पता चल जाएगा, अरे ये 120 करोड़ संघ में इकट्ठे हैं, किसी की हिम्मत ही नहीं होगी जो आपके अधिकार ले ले। तो एक बात हमेशा याद रखें कि जो संघ में लोग हैं वो हमेशा प्रताड़ित करेंगे, वो हमेशा मारेंगे, वो हमेशा अमीर रहेंगे, वो हमेशा ताकतवर रहेंगे, वो हमेशा बुद्धिमान रहेंगे, वो हमेशा सारी जो चीजें उन पर अधिकार रखेंगे, पर संगठन वाले लोग हमेशा पिटेंगे। ये नियम है प्रकृति का कि संघ वाले पिटेंगे और संगठन वाले पिटेंगे। संघ वाले अमीर बनेंगे और संगठन वाले गरीब बनेंगे। संघ वाले कमजोर रहेंगे, संघ वाले ताकतवर रहेंगे और संगठन वाले कमजोर रहेंगे। ये नियम है। अगर आप संघ में आ जाते हो तो आपकी प्रताड़ना खत्म, आपकी जो कहानी आपकी बदल जाएंगी। संघ वाले लोग हमेशा देखा होगा कि उनकी कहानियां खराब नहीं आती, उनकी कहानी अच्छी आती हैं, पर संगठन वाले लोग हमेशा पिटते हैं। ये प्राकृतिक नियम है, इस नियम पे हमें चलना है और इस नियम को हमें देना है, अडॉप्ट करना है। इसलिए संघ में जितनी तेजी से आएंगे उतनी तेजी से आना चाहिए। तो बहुत सारे जो लोग हैं, क्योंकि जैसे जैसे संघ आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे उनके पेटों में खलबली मच रही है। हमें जो दुश्मन कहते हैं कि सामने दुश्मन है, सामने दुश्मन है, खासतौर से वो ब्राह्मण को दुश्मन करते हैं। ब्राह्मण हमारा दुश्मन नहीं है। आप बताओ कि ब्राह्मण ने कब कहा आपको कि आप इकट्ठे मत होइए? ब्राह्मण ने कब रोका आपको कि आप संघ मत बनाइए? ब्राह्मण ने कब कहा आपको कि संविधान में आपका इकट्ठे होकर आगे अधिकारों से मत लीजिए? मैंने कोई कहानी नहीं सुनी जब ब्राह्मण ये कहता हो कि आप इकट्ठे हो जाइए। ब्राह्मण क्या कहता है? ब्राह्मण ये कहता है मैं तो याचक हूं। आपने कहानियां सुनी होंगी सारी किताबों में, क्या कहानी आती है? एक गरीब याचक ब्राह्मण यानी ब्राह्मण। कोई कहानी सुनी आपने जबकि लिखा हो कि एक दबंग कोई अमीर याचक ब्राह्मण? कोई दबंग होगा, अमीर होगा, वो याचना करेगा? कभी याचना नहीं करेगा। फिर कहानी आगे बढ़ती है कि एक गरीब याचक ब्राह्मण किसके दरवाजे पे? समण के दरवाजे पे। तो बमण के दरवाजे पे जाएगा नहीं, तो हमारे दरवाजे पे याचना कर रहा है और हम क्या कर रहे हैं? हमारी मर्जी उसको दे या न दे। आपने एक कहानी नहीं सुनी होगी जब आपने ये देखा हो एक गरीब याचक समण। एक कहानी नहीं मिलेगी पूरे इतिहास में जब ये बताया हो गया हो कि हम याचक थे या भिखारी थे। वो तो याचक है, तो भिखारी है, वो तो कहता है, वो तो ईमानदार है, वो कहाँ दबंग कहता अपने आप? वो कहाँ कहता है? वो तो आपके दरवाजे पे याचना करता है, तो आज भी याचना करता है। पर आप अगर उससे डर के बैठ जाओ, आपके संगठन के लोग कहेंगे ब्राह्मण इतना बुद्धिजीवी, ब्राह्मण ऐसा, ब्राह्मण वैसा, ब्राह्मण वैसा, तो उन नेताओं का हम क्या करें जो ब्राह्मण को अपने सर पे बैठा के और हमको ये कहते हैं कि ब्राह्मण? अरे समण सम्राट अशोक की बात करो, बुद्ध की बात करो, तो आपको पता चलेगा कि समों का अभ्यास करना जरूरत है। वहां तक तो जाते नहीं, कहानी पीस से उठाते हैं, कहानी पहले से उठाते नहीं। इसलिए हमारे जो असली दुश्मन है, जिसकी वजह से हम परेशान हैं, वो हमारे खुद के टुकड़े हैं। हम अपने टुकड़ों के लिए खुद जिम्मेदार हैं, उसके लिए कोई ब्राह्मण या ब्राह्मण दुश्मन नहीं है, वो जिम्मेदार नहीं है। उसने कब कहा कि 29 लाख संगठन बनाओ? उसने कब कहा कि आप धर्म के अलग अलग मठ बनाओ? उसने कब कहा कि भारत में जितना बाबा साहब में धर्म है उसके धर्म की 1000 तरह की आप ब्रांच बनाओ, 1000 तरह के धर्म के संगठन बनाओ? उसने कब कहा कि दिल्ली जैसे शहर में लेखकों के 3-3, 4-4 संगठन होंगे? उसने कब कहा कि हमारे सामाजिक संगठन लाखों में होंगे? उसने कब कहा कि हमारी वाम सेना के हर साल 2 टुकड़े होंगे, हर साल 2 टुकड़े होंगे, हर साल 2 टुकड़े होंगे? अरे जो वाम सेना के लोग आज साथ बैठने के वो टुकड़े हो जाते हैं, तो उनके जो नेता हैं वो कभी नहीं कहते कि भाई हम आपस में लड़ेंगे, तो तुम मत लड़ना आपस में। वो हमारे लोगों को लड़ा देते हैं, भोले भाले लोगों को। अब हमारे लोग दुश्मन से लड़ने की बजाय आपस में लड़ते हैं और नेता एक दूसरे के लिए रिकॉग्नाइज करते हैं। नेता कहते हैं तू भी खुश, मैं भी खुश।
तेरा भी पठानी चलेगी, मेरी भी पठानी चलेगी, तू भी चंदा काट, मैं भी चंदा काट। अब हम एक शहर में एक ही विचारधारा की 3-3 रैली करेंगे, हम 3-3 हेलीकॉप्टर में घूमेंगे, हम 3-3 बस में घूमेंगे, हम 3-3 कार में घूमेंगे, हम 3-3 जगह अलग अलग पर्ची काटेंगे, हमारे 3-3 अधिवेशन चलेंगे। और भैया अब हम आपस में लड़ेंगे, तेरा जो संगठन का पदाधिकारी है वो मेरा दुश्मन और मेरे संगठन का पदाधिकारी मेरा दुश्मन। अरे भैया दुश्मन हम अपने बना दिए आपने। अगर आप विचारधारा एक है, आपके बाबा साहब एक है, आपके बुद्ध एक है, आपका सब कुछ एक है, तो संगठन अलग अलग क्यों? इसका कोई जवाब नहीं देता। तो क्या जवाब देते हैं वो जवाब सुन लो। ये जो समर संघ वाले हैं ये क्रांति को बंद कर रहे हैं, ये चंदा बंद कर रहे हैं, इनसे सावधान रहना। ये आरएसएस के एजेंट हैं, ये छोड़े हुए हैं, ये पूरा मूवमेंट खत्म कर रहे हैं। अरे भाई हम किसके एजेंट हैं किसके नहीं है वो तो छोड़ो, हमें तो ये बताओ कि आप अलग अलग क्यों हो, आप किसके एजेंट हो? आप ये टुकड़े टुकड़े जो सिलसिले बनाए हो, आप कब से एजेंट चले आ रहे हो, कितने बड़े एजेंट हो आप, वो किसके हो हमें तो उसका पता बता दो, हमारी छोड़ो। वो कहते हैं चंदा बंद करने से मूवमेंट खत्म हो जाती है। चंदा बंद करने से मूवमेंट ही खत्म होती है। संगठन जो लोग चला रहे हैं वो ना तो व्यापारी हैं, ना वो नौकरी करते हैं, ना वो ठेला लगाते हैं, ना वो दरी सिलते हैं, ना वो कहीं लेबर का काम करते हैं, ना उनका कोई रोजगार है। वो सारे संगठन जितने भी हैं उनके जो कार्यकर्ता हैं उनके रसद कहाँ से आती है, उनका पैसा कहाँ से आता है, वो समाज से जाता है। तो भाई 29 लाख टुकड़ों में क्यों ले रहे हो तुम? अगर तुम काम ही करना चाहते हो, कुछ रोजगार नहीं करना चाहते तो एक ही करो, तो उनका जो रोजगार है वो बंद हो जाएगा। इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा कि जो खराब लोग हैं, जो परजीवी हो गए वो चले जाएंगे, जो अच्छे अच्छे लोग हैं वो आ जाएंगे। इसलिए पूरी दुनिया के अंदर जब भी कभी कोई शांति स्थापित की जाती है या कोई अच्छा काम किया जाता है, जैसे 2 देशों का युद्ध हुआ, अभी जैसे यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो यूक्रेन के अंदर और रूस के अंदर क्या किया कि रूस के लोगों का इकोनॉमिक सेंसर लगा दिया कि आर्थिक इनका पैसा बंद कर दो। भाई क्यों पैसा बंद किया? इसलिए कि पैसा बंद होगा तो शांति स्थापित होगी, ये मान जाएंगे। इसलिए दुनिया का यूनिवर्सल नियम है कि अगर हमारा नुकसान हो रहा है और हमारे पैसा देने से नुकसान हो रहा है तो पैसे को बंद करना चाहिए। तो लोग कहते हैं कि हमेशा नहीं बंद करा दिया। भाई हमेशा नहीं बंद कराया, पैसा देंगे जब इकट्ठे होके आओगे तब, और ना पैसा देंगे और ना देना देंगे, और जो पिछला पैसा है उसका लेंगे हिसाब, और ये पूछेंगे भैया 70 साल में क्या किया। ये बात उनको चुभती है, इसलिए वो कहते हैं ये फलाना एजेंट है, फलाना एजेंट है। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा वो क्या कह रहे हैं? दूसरा वो ये कह रहे हैं कि यहाँ जो ये सुधीर दास सिंह है ये नेता बन गया है, अब ये नेता है। वो कहते हैं ये भी नेता है। अपनी नेतागिरी को रखने के लिए वो समर संघ में नेता घोषित कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ी समस्या है। ये समस्या इसलिए है कि साधारण आदमी को अगर ये कह दो कि सुधीर नेता बन गया, और तो बेचारा सोचता नहीं कि क्या नेता है क्या नहीं है। वो कहता भाई सबसे ज़्यादा बोलता है, सबसे ज़्यादा भाषण करता है, कंसर्ट वही बताता है, और जो दूर की मीटिंग है वहाँ भी बीच पर रोकता है। तो शुरू में जब ये काम आरंभ हुआ था, ये कारण कुछ लोगों ने किया, फिर इसमें लोग जुड़ते गए, तो जिसकी बताने की क्षमता जैसी थी वो बताते गए। पर काम चलाने के लिए व्यक्तियों ने काम स्टार्ट किया, तो आप कह सकते हैं कि उस समय फुल व्यक्तिवाद था, क्योंकि अगर एक आदमी होगा तो वो कोई ना कोई डिसीजन देगा, तो वो व्यक्ति का डिसीजन है। फिर 2-4-5 लोग आए तो 2-4-5 लोगों के साथ में डिसीजन हुआ, पर वो 2-4-5 लोगों का डिसीजन है, हाँ संघ ही, पर सामने वालों को लगता है कि अभी तो व्यक्ति ही डिसीजन कर रहे हैं। फिर आगे बढ़ने लगा, तो जैसे जैसे काम आगे बढ़ने गया वैसे वैसे सुधीर नाम का आदमी पीछे होता है, और पीछे होते 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 नागपुर की सभा में संघ ने मुझे ये कहा आप पीछे बैठोगे और आपको सिर्फ कंसेप्ट देना है, क्योंकि अभी कंसेप्ट जो मारा के नागपुर में आप ही दोगे, तो मेरी 2 ड्यूटी लगाई संघ ने। संघ बन चुका है, उसकी मीटिंग होती है, आप सब संघ में जो सक्रिय काम करना चाहोगे अंदर आके देखो, बाहर से नहीं देख सकते। तो दिल्ली की जो मीटिंग है वो संघ की मीटिंग है। तो संघ ने कहा कि इस मीटिंग में आप अपने आप को खत्म करोगे। तो उन्होंने मेरे 2 काम लगाए, एक तो कहा कि आप टिकट ठीक करोगे, और दूसरा कहा कि आप कंसेप्ट बताओ। तो 2 काम मेरे दिए आज संघ ने। तो संघ के अब चूंकि संघ के बहुत लोग आने वाले हैं, तो संघ में यह तय हुआ कि जिस व्यक्ति का चेहरा आगे बढ़ेगा वो व्यक्ति हमेशा के लिए अपने आप को समाप्त करेगा।
तो मैं आज से पूरी तरह से, क्योंकि मैं 2-3% रह गया था व्यक्तिवाद में, पूरी तरह से संघ आप सबके अपने आप को अधीन करता हूं। और संघ में आप किसी भी हालत में अगर संघ में कोई व्यक्ति को बढ़ाता है या व्यक्ति का नाम लेता है या व्यक्ति को कहता है कि हमारा नेता है, तो वो संघवाद के विरुद्ध होगा और वो संघ घात रहा है। यानी आप आज के बाद से किसी व्यक्ति को ना प्रधान मानेंगे, ना मन में रखेंगे, ना करेंगे, जो भी होगा, क्योंकि हमने पिछले 3 महीने से यही बोल रहे हैं, संघ का आदेश है, आपको आना है। लोग कहते हैं कि आप बुला रहे हो, संघ का आदेश, आदत नहीं पड़ी ना अभी व्यक्तिवाद की आदत है, हम कहते हैं संघ का आदेश है। तो आपको भी सबको संघ का आदेश ही करना है। इसको संघाधिशेष बोलते हैं। पुराने समय में संघाधिशेष मतलब संघ का आदेश, और यहाँ बोर्ड में लिखा हुआ है संघाधिशेष सर्वोपरि है। यानी आज के बाद यहाँ कोई व्यक्ति, क्योंकि मैंने अपने आप को खत्म कर दिया है, और आज के बाद में मैं आपको कहीं दिखाई नहीं दूंगा, जो संघ का आदेश होगा वो होगा। और किसी हालत में अगर कोई व्यक्ति मेरे नाम को प्रमोट करता है, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे टीवी चैनल वाले हैं वो इंटरव्यू के लिए आते थे, मैं कभी उनको इंटरव्यू नहीं दिया, क्योंकि संघ का आदेश नहीं है, इसलिए दिया नहीं। संघ का आदेश होगा तो संघ के बहुत सारे स्पोक्समैन हैं, वो देंगे, तो संघ के बहुत सारे इन्विटेशन आते हैं। क्योंकि मैं ज़्यादा बोलता हूँ तो मेरे पास ही आते हैं, तो कहते हैं फलानी मीटिंग है, फलानी मीटिंग है, फलानी मीटिंग है। वो मेरे लिए नहीं आ रही है। अगर मेरे लिए वो मीटिंग आती तो मेरे लिए बहुत पैसे आ जाती। वो जो मीटिंग आते हैं, निमंत्रण आते हैं, वो संघ के लिए आते हैं। तो संघ के लिए निमंत्रण है, संघ किसको भेजेगा वो जाए। तो ये संघ के सारे जितने नियम हैं वो आज के बाद से फुल फ्लैश चलेंगे। आज के बाद से यहाँ आपको व्यक्ति दूर दूर तक दिखाई नहीं देगा, पर जो व्यक्ति आपको दिखाई देगा उसका नाम नहीं होगा, उसका फोटो नहीं होगा, उसका कुछ नहीं होगा, वो संघ के आदेश पर ही आएगा। संघ जो आदेश करेगा वो उसको पूरा करना पड़ेगा, संघ जैसे करेगा वैसे करेगा। इसलिए संघ सर्वोपरि है और संघाधिशेष सबसे बड़ी है। इसलिए कोई व्यक्ति अगर यहाँ काम करने आता है और काम करके वो ये सोचता है, बहुत लोग आए, मैं राजनीति में नाम कमा लूंगा, मेरा नाम यहाँ हो जाएगा, मैं कुछ अपना LIC का एजेंट का काम बात कर लूंगा, मेरा कुछ काम हो जाएगा, मेरा चेहरा चमक जाएगा, मैं नेता बन जाऊंगा, मैं प्रधान बन जाऊंगा, मुझे कोई टिकट मिल जाएगा, मुझे कुछ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। वो व्यक्ति को या संघ से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि संघ से कोई व्यक्ति लेके क्या जाएगा। यहाँ पद नहीं है, यहाँ पोस्ट नहीं है, यहाँ मंच नहीं है, यहाँ मारा नहीं है, यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं है, यहाँ पैसा नहीं है, यहाँ प्रसिद्धि नहीं है, यहाँ कोई पावर नहीं है, क्योंकि सारी पावर संघ के पास है। तो कोई व्यक्ति यहाँ से उठकर किसी राजनीतिक पार्टी में कोई लेकर जाता है, चला जाए, क्योंकि संघ में न पहले कभी किसी का नाम हुआ है, न अब किसी का नाम हुआ है। संघ का जो संस्थापक है वो किसी को पता ही नहीं कि इसका संस्थापक कौन है, कौन नहीं है। हम सब संघी हैं और हम सबको सिर्फ इसमें देना ही देना है, इससे लेना कुछ नहीं। जो संघ से मिलता है वो बहुत ज्यादा होता है, और वो मिलता संघ को ही है। तो संघ का एक नियम और भी है कि संघ की व्यवस्था कैसे चलती है। संघ की व्यवस्था संघ के द्वारा समय समय पर चलती है। जैसे इस व्यवस्था को चलाने के लिए कुछ कमेटियां बनी हैं, ये कार्यक्रम खत्म, समीक्षा होगी, वो कमेटियां खत्म। संघ को चलाने के लिए कुछ कमेटियां बनती हैं, जो लोग काम करने आते हैं वो काम करते हैं, उनका एक टेनर होता है, वो टेनर खत्म, उनकी जो पोजीशन है वो खत्म हो जाती है। संघ का कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं संघ का मालिक हूँ या संघ का पदाधिकारी हूँ, संघ का दावेदार हूँ या मैं फलाना आदमी हूँ, नहीं कह सकता। अगर वो ऐसा कहता है तो वो संघी नहीं है, वो संगठन में चला गया है। तो संघ की व्यवस्था चलाने के लिए यहाँ लगातार लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं। यही संघ का बहते पानी जैसा नियम है, ये रुकेगा नहीं। क्योंकि यहाँ किसी भी हालत में किसी भी व्यक्ति के लिए ऐसा नहीं है कि वो संघ का मालिक बन के कोई पद होल्ड कर ले, वो पोजीशन ले ले, उसके बाद वो सदस्य बन जाए। तो जो व्यक्ति यहाँ से जाना चाहता तो खाली हाथ ही जाएगा। अगर यहाँ रहेगा तो उसको बहुत कुछ मिलने वाला है, क्योंकि संघ में जब कुछ आता है तो इतना आता है कि सब तरफ हो जाते हैं। तो बुद्ध ने एक नियम बनाया, वो नियम बनाया काम करने का। जो लोग काम करने के लिए पहले आ रहे हैं उनका नाम लिखा जा रहा है। जैसे SL मोदी हैं अलवर से, वो जिस डेट पर उन्होंने कहा कि मैं संघ के लिए समर्पित हूँ, काम करूंगा, उनका नाम लिख गया। पर ऐसा नहीं है कि एक बार नाम लिख गया तो रजिस्ट्री हो गई कि भाई संघ में नाम लिख गया तो बस अमर हो गए। नहीं, संघ में लगातार काम करना पड़ेगा। अगर संघ में काम नहीं करेंगे तो वो नाम नीचे खिसक जाता है, बाकियों का नाम ऊपर चला जाता है। तो संघ में किसी भी हालत में कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई रिश्ता नाता नहीं है। यहाँ संघ फैसला करता है कि काम कौन करेगा। तो यहाँ पहचान काम की है। आप कहो कि मैं 10 लाख रुपया डोनेट कर सकता हूँ,
बैल साहब में बैठे हुए बैल साहब ने कहा कि हम NRI सारे इकट्ठे हैं, हम बहुत पैसा इकट्ठा करके दे देंगे, हम तो पैसा दे सकते हैं, आना जाना हमारा काम है। नहीं, आप 310 रुपया दो और खुद आओ यहाँ, और जितने भी हमारे NRI है वो 310 रुपये दें। संघ को पैसे की आवश्यकता नहीं है, संघ को संघियों की आवश्यकता है। पैसा तो इसके पैर में धूल है। इसलिए ये जो इतनी बड़ी सभा है जो संघ की लगी है, ये तो शुरुआत है। अभी आप देखोगे कि इतनी बड़े बड़े संघ लगेंगे, इतने बड़े बड़े संघ लगेंगे, क्योंकि अभी तो आपको स्वाद चखा है संघ का। यहाँ जो लोग आए 11 बजे तक तो वो इतने खुश थे, इतने खुश थे। मैंने आके कहा कि भैया तुम अपनी बातचीत बंद करो, बैठ जाओ। ना तो वो लोग नाम ही नहीं ले रहे थे कि कोई गले मिल रहा है, कोई टॉपिक खिला रहा है, कोई कुछ कोई कुछ। यही संघ की पावर है कि हम 400-500 साल बाद एक साथ मिलेंगे, और ये पावर, ये ताकत हमको लगातार 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 बढ़ाते रहना है। किसी व्यक्ति में बीच में ये आ सकता है, मेरा नाम नहीं हो रहा, मेरा पद नहीं हो रहा, मेरा मैं बोलने नहीं चाहता, मुझे बोलने नहीं दिया गया, मुझे माइक नहीं मिला। अरे भाई, माइक लेके क्या करोगे, क्या बोलोगे माइक लेके? मेरे लिए तो ये काम है, और ये काम मैंने आपसे छोड़ दिया है। अब संघ जिसको ये काम देगा वो जाने उसका काम जाने, संघ मुझे देगा तो मैं करूँगा, और ये काम है, यहाँ काम करने के लिए आना है, बोलना भी काम है। 2 मिनट में बोल के कौन सी आप, हमारे कर्मी जी कहते हैं लंका तोड़ दोगे, कौन सी लंका तोड़ोगे, कौन सी लंका तोड़ोगे? आप यहाँ चेहरा चमका के कौन से? हमारे पास ऐसे ऐसे नेता हैं जो एक आवाज पर 5-5 लाख आदमी इकट्ठा कर सकते हैं, पर अधिकार तो चले गए। हमारे पास ऐसे बड़े बड़े अफसर हैं जो पूरे व्हाट्सएप पे सब छाए रहते हैं, पर अधिकार तो चले गए। हमारे पास ऐसे ऐसे भिक्खू हैं जिन्होंने मठ बनाए हुए हैं, जिनके बड़े नाम हैं, पर धर्म तो चला गया। हमारे पास ऐसे ऐसे युवा हैं जो आज तक खूब क्रांति करने पर अधिकार तो नहीं रुक रहे। हमारे पास ऐसे बड़े बड़े विद्वान हैं जिन्होंने डिग्री ले रखी है, जो बाबा साहब से कंपटीशन करते हैं, मेरी ये डिग्री, मेरी ये डिग्री, पर अधिकार तो चले गए। हमारे पास ऐसे ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो ये कहते हैं कहीं बहस करा लो, पर अधिकार तो चले गए। भाई, इनसे अधिकार नहीं बचते। अगर इनसे अधिकार बचते हो तो बच जाते। अधिकार तो जब बचे जब आप 2/18 को इकट्ठे हो गए। उसमें कितने विद्वान थे, कितने नहीं थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जब आप इकट्ठे हो गए तो अधिकार बच गए। इसलिए अधिकार जब बचेंगे जब आप संघ में आए। इसलिए संघ का हर आदमी कीमती है। कोई आदमी ये ना समझे कि भाई मुझे बोलने को नहीं मिला, कोई आदमी ये ना कहे कि मेरे पास ये नहीं है। फटे चप्पल वाला भी संघी है, और जो बाटा का जूता पहनता है वो भी संघी है, कोई कार में आता है वो भी संघी है। यह सबके नियम बने हुए हैं, ये संघ है। संघ सर्वोपरि है। इसलिए संघ इतना जबरदस्त है जिसका कोई जवाब नहीं। क्योंकि आपने पूरे जीवन भर बुद्ध को नमन किया है, हमको नमन किया है, पर संघ को नमन नहीं किया। और आपने कभी पूरी जिंदगी में अपने आप को कभी नमन नहीं किया। संघ जब तक संघ को नमन नहीं करेगा तब तक संघ बढ़ेगा नहीं। तो मैं आज आपको आज से संघ को नमन करना बताऊंगा कि संघ को नमन कैसे होता है। हम 3 बार नमन करेंगे। सारे लोग जो कुर्सी पे बैठे वो भी नीचे आएंगे, सारे लोग नीचे बैठे 5 मिनट नीचे आ जाएंगे। कुर्सी से कोई नमन नहीं करेगा, सारे लोग नीचे बैठे। क्योंकि संघ को अगर नमन करेंगे तो जीवन आपका बचेगा, बच्चे बचेंगे। अगर संघ को नमन नहीं करेंगे तो हम मर जाएंगे। और संघ को नमन का मतलब है एक दूसरे को नमन करना। हम आपस में अपने आप को नमन करेंगे। 3 बार हम यहाँ बैठेंगे। अब हम सब एक दूसरे को नमन करेंगे क्योंकि हम सारे संघ हैं। इसलिए मैं 3 बार बोलूंगा। जब मैं 1 बार बोलूंगा तो आप उसको दोहराते हुए उसकी कमर में करते हुए आगे फोटो खींच ले। सब तैयार हैं सबको नमन करने के लिए? खींच ले, जा कहीं बढ़ जाते। बुद्ध को नमन और धम्म को नमन आप कल करना जब बुद्ध पूर्णिमासी है, पर संघ को नमन आपका रोज करना है। जो संघ को नमन करता है वो बुद्ध को भी नमन करता है, वो धम्म को भी नमन करता है। क्योंकि बुद्ध जब है जब संघ है। अगर संघ नहीं होता तो बुद्ध खत्म हो जाते, अगर संघ नहीं होता तो धम्म खत्म हो जाता। इसलिए संघ है तो बुद्ध भी है, इसलिए संघ है तो धम्म भी है। तो आपने नीचे झुकना है, मैं भी झुकूंगा। और जब मैं बोलूंगा संघम नमामि तो आपने बहुत प्यार से सुर में बोलना। ऐसा आवाज ऐसी जानी चाहिए कि हमारी आवाज लगे कि संघ की आवाज है। संघम नमामि, संघम नमामि, संघम नमामि। आज
400-500 साल बाद नमामि किया है। सच में संघ को नमामि किया है क्योंकि पूरा संघ बैठा है और ये आपको हर संगति में आपको संघ नमामि करना है। संघ को नमामि करने का मतलब है कि अपने आप को नमन करना। संघ 2 लोगों का भी हो सकता है और 2000 का भी और 2 लाख का भी हो सकता है। इसलिए 2 लोगों से संघ स्टार्ट होता है और 2 के बाद कितने हो सकते हैं। हमेशा आपने संघ को, अगर आप संघ को नमामि करते रहेंगे जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि सारे काम संघ करता है। जिसके पास संघ होता है वो अजय होता है। रोटी खाने को हो या ना हो पर संघ होना चाहिए, कपड़े पहनने को हो या ना हो पर संघ होना चाहिए। इसलिए संघ होगा तो हम कभी नहीं हार सकते। ये आज आपने जो संघ को नमामि किया है और जो संघ की शरण में आए हैं, सारा संघ है, इसकी लगातार मीटिंग चलेगी और पूरी तरह चलेगी, क्योंकि खाने का आपका समय हो गया है। तो एक छोटी सी समस्या संघ के सामने में रखता हूं, जरा ध्यान से सुने सभी लोग। रजिस्ट्रेशन हुआ 1000 लोगों का, 1000 डब्बे हमने यहाँ बुक कराए स्नैक्स के। अभी शायद 1000 से ऊपर हम संघ में आ गए हैं, अच्छी बात है। कुछ खाना सब लोग लेके भी आए हैं, कुछ रोटियां भी लेके आए हैं, कुछ पानी भी लेके आए हैं, कुछ बिस्कुट लेके आए हैं, कुछ लेके आए हैं। हमें गाली दी जाती है कि हमारा समाज नागपाल जी को बुलाओ पीछे, पर ये गाली बड़ी छोटी है, क्योंकि हमारे समाज में तो 12 बजे के बाद खाने का नियम नहीं है। हमारा समाज भूखा समाज नहीं है। हमारे जितने भी समर्थक थे वो 12 बजे तक खाना खाते थे, उसके बाद खाते नहीं थे, पर हमें गाली दी जाती है। हो सकता है डब्बे कम रह जाए, हो सकता है डब्बे ज्यादा रह जाए, हो सकता है खाना सफिशिएंट है। आपको संघ के साथ शेयर करके खाना बहुत है, जितना मतलब पर शेयर करके खाना। बच्चों को और महिलाओं को पहले देना है और आपने सेक्रीफाइस करना है। पर मैं यकीन दिलाता हूं कि संघ में जब भी उनके खाना खाया है, खाना बढ़ गया है, और जब भी संगठन ने खाना खाया, खाना कम पड़ा है। संघ में हमने इतनी संगति की है, आज तक खाना हमारा कम नहीं पड़ा, आज भी खाना कम नहीं पड़ेगा अगर संघ में खाएंगे। और जितने हमारे लोग ऐसे आए हैं जिन्होंने रजिस्टर नहीं कराया है, वो चाहें तो जाते समय रजिस्टर करा लें, क्योंकि संख्या बड़ी रहेगी। जब हमने ये हॉल बुक कराया था तो ये हॉल, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा 2 हॉल थे, ये वाला हिस्सा बुक नहीं कराया था। ये वाला हॉल हमको 60,000 में मिला, पर जैसे ही 600 से संख्या ऊपर टूटनी शुरू हुई तो संघ ने फैसला किया और आदेश आया जो हॉल का हिस्सा है वो भी बुक कराने लगे। तो हमने पता किया कि 84 हिस्से के 1,70,000 और देने पड़ेंगे। ये 60 में और ये 1,70,000 में, यानी 1,70,000 का एक पूरा हॉल है जिसमें आज ये संगति है। और जो खाना बुक कराया वो खाना 1,58,000 रुपये का, 158 रुपये का एक डब्बा वो लोग दे रहे हैं। तो पूरी जो संगति की कॉस्ट थी वो कॉस्ट आई लगभग 4,20,000, जिसमें ये फ्लैग फ्लैश का खर्चा सब यही सब होगा। 4,20,000 4,30,000 पानी वानी मिला के इतना बैठेगा। पर संघ ने पहले से तय किया था कि 310 रुपये लेने, क्योंकि उस हॉल के हिसाब से पैसा था। पर संघ का ये नियम है कि इतना पैसा एक बार खर्चे का खुद खर्चा है, खुद खर्चा तय हो गया, 310 ही रहेगा, चाहे 1,500 आदमी का कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाकी जो इसके समर्पित संघी हैं वो पूरा करते हैं। इसलिए जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वो अपना रजिस्ट्रेशन पैसा वहां जमा कर दें, नहीं भी जमा करेंगे संघ कोई शिकायत नहीं करेगा, क्योंकि सब समान है, सब अपने लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 10 लाख की खर्च होगा तो संघ देगा, क्योंकि संघ बड़ा मजबूत है और ये समितियां लगातार चलेंगी और सब ट्रांसपेरेंट चलेंगी और बहुत बढ़िया चलेंगी। अब सारा परिवार, क्योंकि मेरा तो मुझे लगता है कि शायद संघ को संबोधित करने का संघ जब निर्णय देगा जब देगा ये आखिरी है, तो मैं अपना माइक रखता हूँ और देता हूँ आपको। धन्यवाद।